गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो आज का जो लेक्चर है स्पेशली जो है जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर, जीएस सेकेंड पेपर एंड पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर। आज का जो टॉपिक है वो सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर एंड पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। आज हम पूरा टॉपिक जो कंप्लीट करेंगे एक पार्ट करेंगे आज, और फर्स्ट पार्ट जो हम करेंगे उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें नोट्स बनाने चाहिए, सारी चीज़ें में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं, जो संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है कि आपका एक घर का संविधान हो, अपने घर का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हो जिसको आप फॉलो करते हो, वो एक संविधान हो गया। संविधान के लिए कोई जरूरी नहीं होता है, संविधान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है लिखे हुए हों, वो ऐसा भी हो सकता है अनरिटन हो सकते हैं। घर का कोई संविधान नहीं होता है और ना ही कहीं लिखा हुआ होता है, वो अनरिटन भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होती है, रिटन होती हैं। और कहीं भी जहां संविधान होता है, संविधान जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो दो टाइप का होता है, एक रिटन होता है और एक अनरिटन होता है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक समय में लिखा हुआ होता है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसने एक टाइम लिखा होगा और फिर संविधान बना होगा। जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। एंड इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है और एक समय पर बनाया है, इसलिए रिटन है। कुछ संविधान ऐसे भी होते हैं जो अनरिटन होते हैं, जो अलिखित होते हैं। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जैसे इंग्लैंड, वहां लिखा हुआ संविधान नहीं है, वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ट्रेडिशंस पे बेस्ड होता है, परंपराओं पे बेस्ड होता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, राइट। और उस रिटन डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, उसमें सबकी पावर्स लिखी हुई होती है। यूनियन की पावर क्या होंगी, हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेन्स एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है। ये जो तीनों ऑर्गेन्स हैं, तीनों ऑर्गेन्स के अपने अपने क्या होते हैं, उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, उनकी ड्यूटीज होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपनी पावर्स को मिसयूज करे। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दी गई है। समझ में आया आपको। तो संविधान क्यों लिखा रहता है, क्योंकि संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। और जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, जब भी कहीं भी कोई विवाद होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही कंसल्ट करेंगे कि उसमें क्या लिखा है। तो भारत जो है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, वो ये एक फेडरल कैरेक्टर है। इंडिया में फेडरल कैरेक्टर क्या होता है, फेडरल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें यूनियन और स्टेट्स दोनों होते हैं। एक होता है यूनिटरी कैरेक्टर। अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है और फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में है, वहाँ रियल हेड प्रेसिडेंट ही होता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं, एक तो रियल हेड होता है और एक नॉमिनल हेड होता है। समझ में आया।
तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताया। भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो है हमारे यहाँ एक फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन हमने अपने संविधान में कहीं फेडरल टर्म को यूज नहीं किया है। हमने लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा है हमने उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फेडरल बताया नहीं है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया है? फेडरल स्ट्रक्चर हमने यूएसए से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर हमने यूएसए से लिया है। अब जो हमने यूएसए से फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, वहां क्या है? वहां जो डिविजन्स ऑफ पावर्स किया गया है, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वो फेडरल स्ट्रक्चर जहां भी होगा उसके कुछ फीचर्स होते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जैसे मान लिया हमारा अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर है, तो अमेरिका में क्या होगा? एक तो यूनियन गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और उनकी जो पावर्स होंगी वो पावर्स डिवाइड होंगी किसमें? एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि अगर डिविजन्स ऑफ पावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिविजन्स ऑफ पावर एक फीचर है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर एक फीचर है। किसका फीचर है डिवीजन ऑफ पावर? डिवीजन ऑफ पावर फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का, कि डिवीजन होना ही चाहिए, क्योंकि दो लोग हैं तो डिवीजन होगा ही होगा। और डिवीजन ऑफ पावर जो होगा, शक्तियों का जो विभाजन होगा, वो डिवीजन ऑफ पावर के लिए क्या चाहिए? एक रिटेन डॉक्यूमेंट चाहिए, एक लिखित संविधान चाहिए, कि अगर यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं? कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो चीज जरूरी क्या हो गई? डिविजन ऑफ पावर। अगर आपसे फेडरल के फीचर पूछे जाएं तो डिवीजन ऑफ पावर हो गया पहला, और डिवीजन ऑफ पावर के बाद दूसरा क्या हो गया? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर तो है, बट लिखा हुआ होना चाहिए कहीं भी, क्योंकि अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो दिक्कत होगा ना। क्योंकि अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो ये तो देखा जाएगा। मान लिया रेलवे को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोले कि भाई रेलवे मेरा है, तो यूनियन गवर्नमेंट बताएगा देखो भाई रेलवे जो है हमारा, कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि रेलवे यूनियन लिस्ट में आएगा या यूनियन गवर्नमेंट के पास में है। तो डिविजन्स ऑफ पावर्स तो होता ही है, और डिविजन्स ऑफ पावर्स के साथ में जो रिटेन डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। रिटेन डॉक्यूमेंट क्यों होता है? जिससे डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूट हो भी जाए तो हम उसको रिटेन डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। अच्छा, अब डिस्प्यूट अगर हो जाएगा तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये है कि उसके लिए जो है रिटेन डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ जरूरी ये है कि एक इंडिपेंडेंट पार्टी भी होनी चाहिए, कि अगर यूनियन और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, वो उनके बीच के रिजॉल्व को, जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करेगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ है सुप्रीम कोर्ट। क्या करता है वो जो है यूनियन स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। तो ये किसके पावर हो गए? डिविजन्स ऑफ पावर, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मैंने बताया इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? कि उनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होनी चाहिए। ये सब जो फीचर्स हैं, ये सब फीचर्स जो हैं वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पर है? अमेरिका में है। हमने फेडरल गवर्नमेंट को कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है, अमेरिका से लिया है, यूएसए से। लेकिन हमारे यहाँ कुछ फीचर ऐसे भी हैं जो यूनिटरी गवर्नमेंट के होते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जहाँ सिंगल गवर्नमेंट हो, ठीक है। वहाँ तो ड्वेल गवर्नमेंट थी, यूनियन थे और स्टेट थे, यहाँ तो एक ही गवर्नमेंट होती है। यहाँ एक ही गवर्नमेंट होती है। अगर कोई लोकल गवर्नमेंट है भी तो रिप्रेजेंटेशन करती है बस, डिविजन ऑफ पावर नहीं होता है। अब जब डिविजन ऑफ पावर है ही नहीं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशन की भी कोई जरूरत नहीं है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी जरूरत नहीं है। देखो आप, ये हम कहाँ का एग्जाम्पल दे सकते हैं? एग्जाम्पल हम इंग्लैंड का दे सकते हैं कि इंग्लैंड में जुडिशरी है ही नहीं। वहाँ जुडिशरी है नहीं, ऐसा नहीं है, जुडिशरी है। वहाँ जुडिशरी क्या काम करती है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहाँ की जो संसद है उसमें दो हैं, एक तो दो उसके जो चैम्बर हैं, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या करता है? वो जुडिशरी का काम करता है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि यूनिटरी की फीचर्स क्या होते हैं, यूनिटरी की फीचर्स क्या होते हैं, फेडरल के फीचर्स क्या होते हैं। तो फेडरल फीचर्स, अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत फेडरल है? क्या भारत फेडरल है? क्या भारत यूनिटरी है? क्या भारत में यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है? तो हमने देखा
कि फेडरल गवर्नमेंट की और क्या फीचर्स होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के एक और फीचर होता है, वो होता है ड्वेल सिटीजनशिप। ड्वेल सिटीजनशिप, एक तो स्टेट का सिटीजनशिप होता है, स्टेट के सिटीजनशिप के साथ साथ जो है स्टेट के साथ साथ में और वो यूनियन का सिटीजनशिप भी होता है। ये दो टाइप के सिटीजनशिप हो गए, लेकिन इंडिया में एक ही है। वहां पर क्या होता है, वहां पे दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं, कितने हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, तो मतलब कुछ करेक्टर ऐसे। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर है, वो भी हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स है। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी हमारे यूनिटरी फीचर्स है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये भी हमारे यूनिटरी फीचर्स है। मतलब यूनिटरी फीचर्स का मतलब हो गया जो यूनिटरी फीचर्स के टाइप्स ऑफ यूनिटरी फीचर्स के अंदर जो गवर्नमेंट में जो फीचर्स होते हैं। तो भारत के साथ ये सवाल ये उठता है, भारत के साथ में, कि यहाँ दोनों फीचर्स कैसे हैं। मतलब हम बोलते हैं कि हम फेडरल भी हैं और साथ साथ में हम यूनिटरी फीचर्स भी रखते हैं। तो लोग डाउट करते हैं, लोग डाउट ये करते हैं कि भारत का फेडरल सिस्टम फेडरल है या नहीं है। तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि जब देश को जब इंडिपेंडेंस मिला था, तो देश को जब इंडिपेंडेंस मिला था तो उस समय क्या था, उस समय देश में डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग, राइट, उनके बीच में क्या हो रहा था, रॉइट्स दंगे चल रहे थे उस समय। अब जो दंगे चल रहे थे, रॉइट्स हो रहे थे उस समय। तो ऐसी कंडीशन में क्या चाहिए था, लोग चाहते थे कि हमें ऑटोनॉमी भी मिले, राइट। तो भारत को एक यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना था। तो भारत ने क्या किया, एक स्पेशल टाइप का फेडरल करेक्टर जो है हमने अडॉप्ट कर लिया, एक स्पेशल टाइप का। स्पेशल टाइप में क्या है, स्पेशल टाइप में हमने फेडरल करेक्टर भी रख दिए, साथ साथ में हमने यूनिटरी भी रख दिए। मतलब हम फेडरल तो हैं, हमें ऑटोनॉमी तो है, लेकिन जब जब इमरजेंसी की सिचुएशन होगी या कोई डिफरेंट सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, हम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया, हम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और चूंकि हमारे जो है संविधान में लिखा हुआ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। मतलब हमने अपने संविधान में कहीं भी फेडरल टर्म को यूज ही नहीं किया है। हमने जो यूज किया है वो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 1 का मतलब है, आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है कि भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है आपस में, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं है तो अलग भी नहीं हो सकते हो। समझ में आया, अलग भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, भारत में 16th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, 16वां संविधान संशोधन है, 16th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, उसके हिसाब से भारत में यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया गया है। मींस स्टेट्स कैन नॉट secede फ्रॉम द यूनियन अकॉर्डिंग टू 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 16वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा कोई भी राज्य जो है यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। समझ आया आपको कि कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो चीजें बताई, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फेडरल होने के साथ साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी रखे हुए हैं, कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, इसलिए इसको क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स, इनको लेके यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना कि भारत के यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, भारत के फेडरल फीचर्स क्या हैं, और भारत है क्या। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्वासी फेडरल बताया, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, मैंने इसको नोट्स में दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ें, इस क्वेश्चन को आप ठीक से तैयार करें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भारत के जो यूनिटरी और फेडरल फीचर्स के बारे में बताया। एक दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो साइलेंट फीचर्स है। क्या बात करेंगे, साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे। साइलेंट फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो साइलेंट फीचर्स में भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। एक दूसरा टॉपिक है जो आपके पॉल साइंस में भी है, इवन जीएस में भी है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में आप देखेंगे कि वहाँ और हम देखेंगे कि क्या विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स में हमें ये पता चलेगा कि भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान है, राइट। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। और देखेंगे बाकी के विश्व के जो संविधान है वो कैसे संविधान है, बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत छोटे छोटे हैं। किसी में 7 आर्टिकल हैं, किसी में बहुत ही कम आर्टिकल हैं।
अमेरिका का संविधान भी बहुत छोटा संविधान है, सारे संविधान बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, सारी चीज संविधान में ही लिख दी गई है। तो हम जब भी भारत के संविधान की बात करेंगे तो बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई, फंडामेंटल राइट जोड़ दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़ दिए गए। और हमारा संविधान पता है कैसा है, रिजिड और फ्लैक्सिबल दोनों है, रिजिड भी है साथ में फ्लैक्सिबल भी है, रिजिड भी है फ्लैक्सिबल भी है। कहीं भी फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि फेडरल है ना, वो फेडरल का मतलब क्या होती है, एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसके बीच में, स्टेट के बीच में और यूनियन के बीच में। अब एग्रीमेंट अगर थोड़ा सा इजी होगा तो स्टेट अपने फेवर में करा लेगा, यूनियन अपने फेवर में करा लेगा। तो अगर वो रिजिड होगा तो इतना जल्दी कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। फ्लेक्सिबल में क्या हो गया, फ्लेक्सिबल में कोई भी चेंजेस कर सकता है संविधान में, यूनियन चाहे तो यूनियन अपने फेवर में कर सकता है, स्टेट चाहे तो स्टेट अपने फेवर में कर सकते हैं। बट भारत में स्टेट कुछ कर ही नहीं सकते हैं, स्टेट को पावर नहीं है। बट वहां की अगर हम बात करेंगे, हम लोग हमेशा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरेटिव स्टडी करते रहते हैं। इसलिए करते रहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम मेंस का पेपर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कंपैरेटिव स्टडी। इसलिए मैं हमेशा यूएस को और इंग्लैंड को साथ में लेता रहता हूं, ताकि आप तुरंत समझते चले जाएं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि विश्व के जो संविधान है, जो वर्ल्ड के संविधान है, उसमें भारत का स्टेटस क्या है। तो मैंने आपको बताया कि बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लैंड में तो संविधान बहुत छोटा है, ठीक है। और जहाँ तक हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में भी बहुत छोटा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत छोटा है। भारत में बड़ा क्यों है, क्योंकि भारत में प्रोविजंस बहुत हैं, हर चीज हमने अपने संविधान में लिख दी है, हर चीज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी है। और इवन जब हमारा संविधान बना, इवन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट सोर्सेस से चीजों को लिया गया, ठीक है। जैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंग्लैंड से ले लिया, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिका से ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने अपने फेडरल स्ट्रक्चर को भी अमेरिका से ले लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यूएसएसआर से ले लिया। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने आयरलैंड से ले लिया। तो हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज थे वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिए। हमने कहीं ना कहीं से कुछ लिया है। तो कोई बोलता है कि हमारा जो संविधान है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स उधार का थैला है ये, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने भले ही संविधान को यहाँ वहाँ से लिया हुआ है, वो एक अलग बात है। हमने संविधान को भले ही यहाँ वहाँ से लिया हुआ है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे खास बात है, वो ये है कि हमने एज इट इज कॉपी नहीं किया है, हमने उसको अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको चेंज किया हुआ है। जैसे अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इंग्लैंड के साथ में, तो इंग्लैंड में देखेंगे कि इंग्लैंड का जो राजा है वहाँ राजा होता है, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति होता है, मीन्स हमारे रिपब्लिक सिस्टम है ना। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जरूर अडॉप्ट किया है, लेकिन हमारा जो है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ अलग तरीके का है। हमारे यहाँ जुडिशरी है, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भले ही अडॉप्ट किया है। अच्छा, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स हैं यूएसए में जो लिए गए हैं, वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट इंसर्ट नहीं किए गए थे स्टार्टिंग में, वो बाद में उन्होंने बाद में जोड़े ही उन्होंने। हमने अपने संविधान में स्टार्टिंग में ही कर लिए, स्टार्टिंग में इनको जोड़ दिया। वहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें लिमिटेशंस नहीं थी, भारत में लिमिटेशन जोड़ दी गई पहले से। समझ आया आपको? तो हमने जहाँ जहाँ से जो चीज़ें ली हैं, वो हमने वेरियस सोर्सेस को बहुत ध्यान से पढ़ना कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ ली हैं। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, वेरियस सोर्सेस को देखो कि उसको लिया कहाँ से है। जैसे अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। इस तरीके से हमने कोई ना कोई चीज़ों को संविधान में कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किया है। ये वेरियस सोर्सेस से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में जनरली पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग जुडिशरी हो, ठीक है, और यूनियन के लिए अलग जुडिशरी हो। जुडिशरी हमारे यहाँ एक ही जैसी है, एक इंटीग्रेटेड है, जिसमें सबसे नीचे लोअर कोर्ट रहते हैं, फिर सेशन कोर्ट रहते हैं, फिर हाई कोर्ट रहता है और फिर सुप्रीम कोर्ट रहता है। इस तरीके से जुडिशरी है, ठीक है। तो ये जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, वो किताब से आप पढ़ लेना, नोट से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से उसमें दिए गए हैं नोट से। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, वैसे यूपीएससी में बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। यूपीएससी का सबसे खास स्टाइल है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नॉलेज बेस्ड होते हैं और अप्लाइड भी होते हैं। नॉलेज बेस्ड भी होते हैं, अप्लाइड भी होते हैं।
उसके साथ साथ जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में नॉलेज बेस्ड होते हैं, मेन एग्जामिनेशन में थॉट प्रोसेस बेस्ड होते हैं। थॉट प्रोसेस मीन्स किताब से नहीं होते हैं। और जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, मतलब चीज़ों को आपसे समझना होता है। तो तीनों की तैयारी थोड़ा अलग अलग तरीके से करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें बेसिक चीज़ों को समझना, बेसिक, ठीक है। और बेसिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ना है, आपको साइलेंट फीचर्स पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक बताते जा रहा हूँ, यूनिटरी और फेडरल पढ़ना है। जब घर पे जाओगे यूनिटरी फेडरल का एक टॉपिक तैयार करोगे, दूसरा टॉपिक आप साइलेंट फीचर्स का तैयार करोगे। तीसरा टॉपिक आपको जो तैयार करना है, वो जो यूपीएससी में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। अब आप सोचोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है हमेशा पॉल साइंस में भी आता है, इवन जीएस में भी आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या, कि बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जब कभी भी चेंजेस करना हो, तो हमें जब कभी भी चेंजेस करना हो तो संविधान में एक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नंबर है 368। आर्टिकल जो 368, उसके द्वारा हम संविधान में चेंजेस ला सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। कौन चेंजेस कर सकता है? पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है। अब पार्लियामेंट अगर अमेंड करती भी है तो पार्लियामेंट क्या क्या अमेंड कर सकती है? संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, बट अमेंडमेंट कितना किया जाए, कैसे किया जाए, ये मुद्दे को मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। संविधान में एक केस आया था, शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में जो बताया गया वो केस रिलेटेड था अमेंडमेंट से रिलेटेड। शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि संसद के पास आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। मतलब जो मुद्दा उठा शंकरी प्रसाद केस से, जो मुद्दा उठा उसमें, क्योंकि एक्चुअली मुद्दे क्या आए थे, एक तो प्रेमबिल में हम लोग प्रेमबिल में अमेंडमेंट कर रहे थे, प्रेमबिल में, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक पहले दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर है वो प्रेमबिल है। प्रेमबिल में अमेंडमेंट किया गया था। प्रेमबिल में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें जोड़ा गया सेक्युलर, इंटीग्रिटी, सोशलिज्म, ये टर्म जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। तो मुद्दा ये उठा कि प्रेमबिल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। क्योंकि जो संसद को संविधान में अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेमबिल उसका पार्ट है या नहीं है, ये मुद्दा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं भाई, ये तो प्रेमबिल तो पार्ट ही नहीं है, तो आप इसमें कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मुद्दा उठा, उस मुद्दे में मैं आपको बताना चाहूँगा मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट से रिलेटेड, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। बट अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाएगा, कितना किया जाएगा, एक आर्टिकल दिया हुआ है 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 2 जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में 13 क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अगर कुछ भी बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ों के द्वारा जो है हम बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स में पहली चीज़ ये बताई गई थी, जो मैंने आपको केस बताया जिसका नाम है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद जो केस है उसमें बताया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद की पावर तो है ही संशोधन करने की, राइट, बट प्रेमबिल में, मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट कर सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर दूसरा ही केस आया शंकरी प्रसाद के बाद, जिसका नाम सज्जन सिंह केस है। सज्जन सिंह केस में भी वही डिसीजन दिया गया जो डिसीजन शंकरी प्रसाद केस में दिया गया। उसके बाद एक और केस आया जिसका नाम है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ में थोड़ा सा अपने ही डिसीजन को चेंज किया गया, गोलकनाथ केस में बताया गया कि संसद जो है अमेंडमेंट करने की जो पावर है उस पर थोड़ा लिमिटेशन लगा दिया गया। लिमिटेशन जब लगा दिया गया गोलकनाथ में, तो हमारी जो संसद है उस संसद ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन लेके आई। और 24वां संविधान संशोधन जो है, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है,
उसमें संसद ने कहा कि हमें संविधान में संशोधन करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की हमें पावर है, और ये जो पावर है, हमारी जो पावर है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और ये हमारी जो पावर है वो संसद की पावर है। इस तरीके का मुद्दा जब उठा तो उसके बाद एक केस आया जो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में आया था। केशवानंद भारती केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। इस केशवानंद भारती केस में ये बताया गया था कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है संसद में, संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपको जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे केसेस आए हैं, जिन केसेस में बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हो गए। अब बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट चीज़ों में बताया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर ओपिनियन ये है, बताया यह जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड करेगा, वो डिफरेंट परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। हम ऐसा कोई लिस्ट नहीं दे सकते हैं कि जिसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को कई बार डिफाइन किया गया है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को सर्कमस्टेंसेस पे भी डिफाइन किया जाएगा कि भाई ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमेशा यूपीएससी में आपसे पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। पॉल साइंस में भी पूछा जाता है, जीएस में भी पूछा जाएगा, और इवन जो है ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है केशवानंद भारती का जो केस आया, केशवानंद भारती के बाद एक और केस आया। केशवानंद भारती के बाद फिर सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, जो अमेंडमेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। उसके बाद फिर जो है इसमें भी संसद ने जो है संविधान में संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद जो है बहुत सारी पावर्स पार्लियामेंट ने कहा कि हमारे पास जो पावर है अमेंडमेंट करने की वो अनलिमिटेड है, राइट। अनलिमिटेड पावर है हमारे पास, और इसको किसी ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा संसद का जो है मानना था। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने, इस चीज़ को कोर्ट ने, जुडिशरी ने मिनर्वा मिल केस के अंतर्गत, मिनर्वा मिल की जो केस है उस केस में ये बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है यहाँ डिस्ट्रॉय होता है, यहाँ डैमेज हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि संविधान में किसी को सुपरमेसी नहीं दी गई है। और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब पार्लियामेंट सुप्रीम है संविधान को चेंजेस करने में, तो सुप्रीम की बात कर रहे हैं ना आप, सुपरमेसी किसी को नहीं है यहाँ पे। यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है और आप अपने आप को सुप्रीम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मीन्स ये पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। यहाँ पर कोई भी सुप्रीम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ संविधान सुप्रीम है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो प्लीज ये आप उसको जो हटाया गया, ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये बताया मिनर्वा मिल में कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को फिर से रीस्टैब्लिश किया गया मिनर्वा मिल केस में। इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसको आपको ध्यान में रखना है कैसे भी अच्छी तरीके से, और उसके कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना है कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। शायद लास्ट टाइम भी इसमें यूपीएससी पॉल साइंस में क्वेश्चन इस पर आया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किया, बेसिक स्ट्रक्चर के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है। हमारा जो संविधान शुरू होता है वो प्रेम्बल से शुरू होता है, प्रस्तावना से शुरू होता है। प्रस्तावना में जो दिया गया है वो दिया गया है बी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना जो है, जब कोई किताब लिखते हैं तो किताब से सबसे पहले जो है एक पहले 2 टूक शब्दों में 2 शब्द या एक्नॉलेजमेंट जो कुछ भी आगे स्टार्टिंग में लिखा रहता है, उसी तरीके से प्रस्तावना भी है। प्रस्तावना में बताया क्या गया है, प्रेम्बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल, हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, ये अंतर है। इसमें क्या बताया गया, प्रेम्बल में क्या बताया गया, प्रेम्बल में एक्सप्लेन किया गया है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और ये जो शब्द हमने लिया है ये यूएसए से लिया है। ये बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे सोशलिस्ट लिखा है, जैसे सेक्युलर लिखा है, जैसे डेमोक्रेटिक लिखा है, जैसे रिपब्लिक लिखा है, कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर उसमें बताया गया है।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी मैंने भी आपको बताया। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या नेचर है। कभी भी नेचर लिखने के लिए आता है तो आप बता सकते हैं हमारा नेचर सेक्युलर है, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम समाजवादी हैं, हम रिपब्लिक हैं, राइट। आप सोचेंगे ये क्या होता है, ये सब टर्म है क्या, रिपब्लिक क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, इन चीज़ों को भी हमें समझना है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कि जैसे हम कहेंगे, हम पहले सेक्युलर की बात कर लेते हैं। जब सेक्युलर की बात कहेंगे तो सेक्युलर में हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष। हिंदी में लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, इंग्लिश में उसको कहा जाता है सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से दूरी, कीप डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। तो क्या भारत में ऐसा है? क्या हम भारत में धर्मों से दूरी रखते हैं, रिलीजन से दूर रखते हैं? नहीं रखते हैं। हम तो धर्म के बिल्कुल पास जुड़े हुए हैं, हर बात में धर्म है। और हम भारतीय लोग तो हर समस्या का जो निराकरण है, उसका जो कंक्लूजन है, वो तो धर्म में ही देखते हैं, राइट। आज कोई मुसीबत आ गई तो भी देखेंगे, तो भी धर्म में ही देखेंगे। हाँ भाई, हाँ आज हम गणेश जी को 10 किलो लड्डू चढ़ा देंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, या विघ्न हरता जो है वो गणेश जी ही हैं, राइट। हमारी कोई विघ्न नहीं आने देंगे। इस तरीके से हर जो चीज़ों का समस्या, अगर हमें अच्छे से विद्या को प्राप्त करना है तो हम सरस्वती माता के पास जाएंगे, बहुत पैसे चाहिए तो हम लक्ष्मी माता के पास चले जाएंगे। मतलब हर देवता हमने डिवाइड कर रखा है पहले से, राइट। अगर हमें बहुत बरसात चाहिए तो हम इंद्र भगवान के पास चले जाएंगे। तो हम हर समस्या का जो निराकरण है, जो कंक्लूजन है, जो सोच है, वो हम भगवान में ही देखते हैं। तो हमारा जो संविधान है, उस संविधान में पहले से लिखा हुआ है, उस सेक्युलर लिखा हुआ है। पहले से नहीं लिखा हुआ था, इसको अमेंड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। सेक्युलर तो हम पहले से ही थे, बट लिखा गया। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर दो कॉन्टेक्स्ट में होता है। एक सेक्युलर वो होता है जिसमें सारे रिलीजन है। वो सारे रिलीजन कैसे हैं? सभी रिलीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं। सारे रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे हमारे लिए बराबर हैं। ये एक टाइप का सेक्युलर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान रखना है कि हमें कभी भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं करना है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म से दूरी। हमें शब्द का प्रयोग करना है वो पंथ निरपेक्ष करना है, पंथ निरपेक्ष। हिंदी में यूज करेंगे तो, इंग्लिश में यूज करेंगे तो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म दो टाइप का होता है। एक सेक्युलरिज्म वो होता है जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में है, एक सेक्युलरिज्म वो है जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में है, और एक जो सेक्युलरिज्म है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट का जो सेक्युलरिज्म है वो इसी कि हम सब लोग क्या करते हैं, हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं। एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें हम धर्मों से दूरी रखते हैं, कीप डिस्टेंस। जिसमें बोलेंगे अच्छा गणेश विसर्जन है, नहीं भाई आप देखिए स्टेट का इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा होली है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। स्टेट कीप डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो ये मैंने आपको सेक्युलरिज्म का बताया, और सेक्युलरिज्म भी भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। और सबसे खास बात तो है कि हमारा पड़ोसी जो नेपाल है वो भी सेक्युलरिज्म को एडॉप्ट कर लिया उसने, मालूम है ना आपको। अच्छा, एक तो सेक्युलरिज्म हो गया। फिर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक टर्म की बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक टर्म क्या होता है। देखो, अगर किसी राजा थे ना, पहले राजा होते थे, तो राजा साहब ने जो बोल दिया वही कानून है, वही लॉ है। देखो जो राजा साहब ने बोल दिया, संविधान वही है। संविधान जो राजा साहब ने बोल दिया वही संविधान है, वही कानून है, वही एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, सब कुछ वही। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में हम किसी व्यक्ति की बात नहीं, लोकतंत्र में होता है जहां टॉलरेंस होता है, जहां पर हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और जो हमारा संविधान चलता है वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, नहीं जो संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। क्योंकि अगर पावर किसी व्यक्ति में होगी, किसी इंडिविजुअल में होगी, तो वह मिसयूज करने की आदत हो जाएगी और मिसयूज भी कर सकता है। लेकिन पावर अगर संविधान में है तो हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहले तो भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। यहां अगर हम प्रेम्बल की बात करेंगे तो हमारा जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो क्या है? वो भारत की जनता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत में जनता का शासन है, डेमोक्रेसी हो गया। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी एक लाइफ स्टाइल है।
जहां हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हमें दूसरे की बात भी सुनना पड़ता है, हमें दूसरे की बात सुनना पड़ता है। भले ही सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की हो, लेकिन हमें सुनना राहुल गांधी जी के बारे में भी है, हमें मायावती जी की भी बात सुननी है। हम सब व्यक्तियों की बात सुनेंगे। लोकतंत्र की यही एक स्टाइल है, यही एक अदा है। और लोकतंत्र में हमें फायदा ये होता है कि डेमोक्रेसी में फायदा हमें होता है जहां हम लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस सब हमें प्राप्त होता है, सारी चीजें हमें मिलती हैं, सारी चीजों को हम एंजॉय करते हैं, हमें किसी का डर नहीं होता है। तो हमारे शासन जो है, हमारी जो गवर्नमेंट जो है, हमारा जो संविधान जो है, उसके कैरेक्टर सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, और हम समाजवादी भी हैं। अब आप बोलोगे समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवाद किसे कहते हैं? सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर समाज का अधिकार होना चाहिए, और ऐसा समाज होना चाहिए जिस समाज में कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन न कर सके, जिसमें कोई किसी का शोषण न कर सके। ऐसे समाज से क्या फायदा कि हम केक खा रहे हैं, हमारे पड़ोसी के पास रोटी भी नहीं है और हम डेली केक खाते हैं। समाजवाद का मतलब होता है जहां न ज्यादा कोई अमीर हो, न बहुत कोई गरीब हो। और साम्यवाद की बात करें, एक और कॉन्सेप्ट है कम्युनिस्ट। एक तो सोशलिज्म है और एक कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट साम्यवादी। और कम्युनिस्ट लोग तो ये बोलते हैं, हम कम्युनिस्ट के फेवर में नहीं, कम्युनिस्ट तो बोलते स्टेट होना ही नहीं चाहिए, स्टेट की तो बात ही नहीं करते वो लोग, रिलीजन भी नहीं होना चाहिए, धर्म भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने अपने जो प्रेम्बल है, उस प्रेम्बल में हमने समाजवाद शब्द लिखा हुआ है, सोशलिज्म लिखा हुआ है, सेक्युलर लिखा हुआ है। समाजवाद का अर्थ मैंने आपको बताया, सेक्युलर का मीनिंग मैंने आपको बताया। रिपब्लिक की बात करेंगे तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड होते हैं। ये इंग्लैंड की तरह नहीं है, इसका मतलब हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम है। इस तरीके से मैंने आपको जो प्रेम्बल में जो टर्म लिखे हुए हैं उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक चीज और लिखी है उसमें, वो लिखी है सॉवरन। सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। सॉवरन का मतलब होता है कि हम भारत सॉवरन कंट्री हैं, हम अपने डिसीजन खुद ब खुद लेते हैं। हमारे डिसीजन ऐसा नहीं कि हम अमेरिका से पूछते हो, हमारा डिसीजन ये नहीं कि हम किसी दूसरे कंट्री से पूछते हो, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सॉवरन हैं। तो इस तरीके से जब हम प्रेम्बल को यूज करेंगे तो प्रेम्बल के टर्म्स को समझते जाएंगे और आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे, आपको समझ में आया होगा। अब हमारे प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है? प्रेम्बल में लिखा है कि भारत का संविधान सबको गारंटी देता है, सबको गारंटी देता है, उसके सिटीजन्स को गारंटी दे रहा है, अश्योर कर रहा है, अश्योरिटी दे रहा है कि आपको जस्टिस दिया जाएगा। जस्टिस, न्याय। न्याय कैसा होगा? सोशल होगा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। आपको आर्थिक न्याय मिलेगा, आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आपको राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब जैसे पॉलिटिकल न्याय की बात करेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे, वो क्या है? वोटिंग राइट्स। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिन चीजों की गारंटी हम प्रियम्बल में दे रहे हैं, प्रस्तावना में दे रहे हैं, उन्हीं चीजों को हमने एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है, उन्हीं चीज की गारंटी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। हम लिबर्टी की बात करेंगे, हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो हमें जो लिबर्टी मिली है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन। पढ़ो जाके आर्टिकल 19 में, पढ़िए जाके आप, 19 में आपको फ्रीडम दिया हुआ है। हमें जस्टिस भी मिला है, हमें लिबर्टी भी मिली है, हमें इक्वलिटी भी की बात की गई है, इक्वलिटी भी मिला है, हमें समानता की बात भी की गई है। मतलब ये गारंटी हमें संविधान ने हमें दी है।
जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया आगे, ये तो एक वो है, प्रेम्बल तो ट्रेलर है पिक्चर का। जब हम पिक्चर शुरू होते हैं तो पिक्चर से पहले एक ट्रेलर होता है, उसी तरीके से प्रेम्बल में जो है, प्रेम्बल में जो चीजें बताएंगे उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। Constitution is an extension of preamble. Please explain. Please discuss. Preamble is an extension. Constitution is an extension of preamble. संविधान प्रस्तावना का विस्तार है। विवेचना करें, एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें। तो हमें प्रेम्बल की चीजों को बताना होगा और उन्हीं चीजों को हमें आगे जाके एक्सप्लेन करना होगा कि वो संविधान में कहां दी गई और कैसे दी गई है, कैसे उनको बताया गया है। समझ में आया आपको? फिर हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रेम्बल है, उस प्रेम्बल में हमने एक डेट दिया है 26 नवंबर 1949 कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। हमने अडॉप्ट किया उस दिन, ये हमें ध्यान रखना है। हमसे पूछा गया कि हमारे नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, तो हमें वही बता देना है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वही सब लिखना है हमें। अगर हमसे पूछा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स क्या हैं, आइडियल्स क्या हैं, आदर्श क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, वही चीजों को एक्सप्लेन करना है। हमसे पूछा गया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हमें नेचर लिख देना है, नेचर, फिर हमें आइडियल्स लिख देने हैं, फिलॉसफी बन जाएगा। हमें सिग्निफिकेंस लिखना है कि सिग्निफिकेंस प्रेम्बल का क्या है, प्रस्तावना का प्रेम्बल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस में भी हम बता देंगे। प्रस्तावना नहीं होती तो हमें पूरा संविधान पढ़ना पड़ता। अच्छा तो है हम पहले संविधान उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं तो पहले ही पढ़ लेते हैं, हाँ भाई हमें ये तो गारंटी दी गई है। और हमारा देश किस टाइप का है, सॉवरेन नहीं है, ये सोशलिस्ट है। पूरे संविधान को अगर ना भी समझे, अगर पहला पेज भी देख लें तो भी हमें आधा संविधान तो पहले से ही समझ में आ जाएगा कि संविधान की गारंटी क्या है। संविधान अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को क्या क्या देना चाहता है, उनके जो सिटीजन्स हैं उनको क्या देना चाहता है, ये सब पहले लिखा है। यही तो सिग्निफिकेंस है, यही तो उसका महत्व है, यही तो उसका इंपॉर्टेंस है। प्रेम्बल में जो चीजें लिखी हैं ये सरकार के लिए, हमारी जुडिशरी के लिए, ये सभी के लिए गाइडलाइंस हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जब जब हमारी जुडिशरी का कहना है कि अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको डाउट होता है, कहीं भी कोई एम्बिग्यूटी है, कहीं भी आपको लग रहा है डाउट है, आपको कंसल्ट करना चाहिए प्रेम्बल को, प्रस्तावना को। सिग्निफिकेंस को ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आता है, नोट्स में दिया है, नोट्स को अच्छे से पढ़ना। सिग्निफिकेंस, किसी ने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी बताया, ये जन्म कुंडली है एक तरीके की। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपने अपने कमेंट दिए। कमेंट जहां भी आप पढ़ेंगे अंडरलाइन कीजिए। सिग्निफिकेंस पे जब आप लिखेंगे तो ये कमेंट्स लिखेंगे, जो कमेंट्स लोगों ने दिए। हम इसे संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा के बिना शरीर कैसा है? उसी तरीके से संविधान में प्रेम्बल नहीं है तो फिर कैसा है वो? वैसे तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को बताया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने, लेकिन इसे भी हम आत्मा कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस पे ध्यान देना है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये डिबेट वाला विषय था जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। इस मुद्दे को भी ध्यान देना आपको पढ़ते समय। प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस, प्रेम्बल हमें क्या देती है, क्या ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्या पर्पस बताती है, उसके पर्पसेस क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है।
प्रेम्बल में समाजवाद का जो शब्द लिखा हुआ है, जो सोशलिज्म का जो टर्म लिखा हुआ है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो प्रेम्बल के बारे में मैंने आपको ये जो चीजें बताई हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं। किताब में लिखा हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, ठीक से आप पढ़िए उसको। प्रेम्बल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को देखेंगे, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल जो 1 लिखा हुआ है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है। भारत में कई फेडरल टर्म जो है वो यूज नहीं किया गया है। भारत कभी भी राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, कभी एग्रीमेंट नहीं हुआ राज्यों के बीच में, कोई समझौता नहीं हुआ है कि हम लोग साथ में रहेंगे। जब समझौता हुआ ही नहीं तो अलग होने की बात कैसे उठती है? और 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने तो इस पर एकदम स्टैंप लगा दिए। हमारा जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये तो लिखा था कि नए राज्य बनाए कैसे जा सकते हैं, बट ये नहीं बताया था कि नए राज्य दिए, मतलब अगर नए राज्य बनाना है वो प्रोसीजर दिया है, बट अगर कोई एरिया हमें किसी दूसरे को ट्रांसफर करना है तो वो प्रोसीजर नहीं था उसमें। और हमारी जो सरकार है, जब कभी उसे कंफ्यूजन होता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसे 143 कहते हैं। 143 जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में हमारी जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है। तो हमारी संसद ने सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया कि भाई किसी एरिया को हम कैसे ट्रांसफर करें। ये बेरूबारी का मुद्दा है, ये ध्यान रखना। बेरूबारी एक एरिया है। तो संविधान, हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी ने संसद को एडवाइस दिया कि आपको संविधान में संशोधन करना चाहिए, और संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आप जो है अमेंडमेंट करके आप किसी भी एरिया को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब जब भी किसी टेरिटरी को, जब भी किसी एरिया को हमें दूसरे को ट्रांसफर करना होता है, किसी को देना होता है, तो हम संविधान में संविधान में बिल लेके आते हैं। जैसे बांग्लादेश से रिलेटेड अभी बिल लाया गया क्योंकि एनक्लेव को एक्सचेंज करना था हमें। तो आर्टिकल, संविधान में जो आर्टिकल है 2 और 3 है, आर्टिकल 2 और 3 की बात करेंगे तो आर्टिकल 2 में हम नए राज्यों को बना सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं न्यू स्टेट्स को, और जो न्यू स्टेट को फॉर्म करेंगे वो हमारे जो देश है, जो टेरिटरी है, उससे बाहर अगर हमें कोई भी नया राज्य फॉर्म करना होगा तो हम, फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे तो अमेरिका में एक जगह है होनोलुलु। अगर वो होनोलुलु जगह हमें मिल जाती है तो भारत में 31वां राज्य होगा वो, 31st, क्योंकि अभी कितने राज्य हैं? 29 है। एक जगह और मिल जाती है तो 30 हो जाएगा होनोलुलु, एक और मिल जाता है तो 31 हो जाएगा, तो मतलब एक और मिल जाएगा तो 33 हो जाएगा। लेकिन ये जो भी राज्य बनेंगे, जो भी नए स्टेट बनेंगे जो भारत में आएंगे, ये आउटसाइड टेरिटरी है, जो बाहर से आ रहे हैं, और जो आउटसाइड टेरिटरी हैं उनको आर्टिकल 2 में बनाया जाता है। उनको आर्टिकल 2 में, नए राज्य जब भी बाहर से आते हैं आउटसाइड द टेरिटरी, तो आर्टिकल 2 में बनाए जाते हैं। आर्टिकल 2 में हमने सिक्किम को लाया, और आर्टिकल 2 एक न्यू आर्टिकल को इंसर्ट किया 2A में 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। उसको फिर हमने कंप्लीट स्टेट का दर्जा भी दिया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को हम एक एसोसिएट स्टेट के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अंतर है। आर्टिकल 3 में जो राज्य बनाए जाते हैं, जो स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है, वो विद इन द टेरिटरी किया जाता है। आर्टिकल 2 और 3 में अंतर है, आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस है। आप खुद ब खुद बता सकते हैं 2 और 3 में क्या अंतर है। जैसे मैंने आपको बताया कि संसद के पास पावर है कि संसद किसी भी
जो स्टेट है उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, अल्टर करके एक नया स्टेट बना सकती है, किसी को जोड़ सकती है, घटा सकती है। ये सब पावर पार्लियामेंट के पास में है और इसके लिए कोई विशेष, कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सामान्य बहुमत के द्वारा भी हो सकता है, ये बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी के साथ भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, संसद जब चाहे तब ऐसा कर सकती है। जब भी किसी राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखो आप कि नए राज्य के बनाए जाने की प्रक्रिया क्या है, नए राज्य बनाया कैसे जाता है, नए राज्य का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो नए राज्य के फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना है कि आपको जो है राष्ट्रपति की परमिशन से उसको कोई भी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे संसद में। और आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति जो हमारे काम करते हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे काम करते हैं, वो विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तभी काम कर सकते हैं जब उन्हें जो है, जब सरकार को जो है मेजोरिटी ना हो, बहुमत ना हो। अदरवाइज राष्ट्रपति हमेशा हमारी जो है वो जो सरकार रिकमेंडेशन करती है या सरकार जो कहती है राष्ट्रपति वही काम करते हैं, प्रेसिडेंट वही काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट की परमिशन से एक बिल आएगा और बिल जो अगर जम्मू कश्मीर के मामले में है तो वो जम्मू कश्मीर के मामले में तो सबसे खास बात है कि पहले तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पूछा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा जाएगा। बाकी सभी राज्यों के मामले में संसद जो है वो एक सामान्य बहुमत से बिल लेके आ सकती है, संसद में बिल आएगा। और बिल और विधेयक, बिल जो होता है, विधेयक जो होता है और जो एक्ट होता है और जो ऑर्डिनेंस होता है, इनमें अंतर है। विधेयक का मतलब होता है कि जब कोई बिल लाया जाए, बिल लाए जाने का मतलब होता है कि हमारी सरकार चाहती है कि सब लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी दी जाए। तो फूड सिक्योरिटी के लिए एक बिल लाया जाएगा और जो बिल संसद में पेश होगा, दोनों सदनों के द्वारा पास होगा, फिर राष्ट्रपति के साइन होंगे। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल होगा, विधेयक होगा। जिस दिन राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे उस दिन वो कानून बन जाएगा, जिसे हम अधिनियम बोलते हैं, जिसे हम एक्ट बोलते हैं। संसद जब सेशन में ना हो और तब कोई कानून लाया जाना जरूरी हो तो उसे हम अध्यादेश बोलते हैं, उसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होता है, संसद के अप्रूवल के द्वारा ही वो एक्ट बनता है। तो उसी तरीके से जब भी कोई नया राज्य बनता है तो नए राज्य बनाए जाने के लिए सबसे खास बात है कि कंसर्न जो स्टेट है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उससे पूछा जाएगा। उससे ये पूछा जाएगा कि क्या हम नया राज्य बनाएं, हम आपके विचार जानना चाहते हैं, क्या नया राज्य बनाया जाना चाहिए। अभी जब तेलंगाना की बात हुई थी, जब तेलंगाना बनने जा रहा था तो आंध्र प्रदेश से पूछा गया था। और यहाँ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि उसके लिए एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने दिन में आपको आंसर करना होगा। एक टाइम लिमिट दी जाती है और टाइम लिमिट मे बी एक्सटेंड, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और अगर उस विचार से, उस आइडिया से स्टेट सहमत नहीं है, स्टेट एग्री नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो जो है नया राज्य बनाया जा सकता है। राज्य की जो सहमति है, राज्य का जो असेंट है, वो जरूरी नहीं है। ये आप ध्यान रखें इस बात को। नए राज्य के फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक नया मुद्दा उठता है, वो नया मुद्दा ये उठता है कि क्यों भारत में नए राज्य बनाए जाने चाहिए, नहीं बनाए जाने चाहिए। डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, डिमांड फॉर न्यू स्टेट का जो टॉपिक है वो हमारे ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट्स है, इवन जो जीएस का जो सब्जेक्ट्स है, उसमें डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नए राज्यों की जब प्रक्रिया होती है, नए राज्य जब बनाए जाते हैं, तो भारत में जैसे अभी आपको पता होगा कि उत्तराखंड बना है, उसके बाद झारखंड बना है, उसके बाद छत्तीसगढ़ बना है और अभी हाल में तेलंगाना। एक्चुअली जो नए राज्य बनाए जाते हैं, नए राज्य बनाए जाने के पीछे क्या मुद्दा है, तो सबसे पहले जब हम हमारे नोट्स को पढ़ेंगे, जब घर पे जाके आप नोट्स को देखेंगे, तो उसमें आप ध्यान रखना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को जरूर पढ़ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को जब जरूर पढ़ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आप जरूर जाके पढ़िए। जो भारत में राज्यों के लिए जो है, राज्यों को बनाए जाने के लिए जो कमीशन बनाए गए, राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात मैं कर रहा हूँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में पढ़िए कि भारत में डिफरेंट जो कमीशंस बनाए गए, उन कमीशन की अनुशंसा क्या थी।
या उनका रिकमेंडेशन क्या था राज्यों को बनाए जाने के लिए, ये आपको निश्चित रूप से पढ़ना है घर पर जाके नोट्स में। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो नए राज्य बनाने की जो बात है, जो नए राज्य बनाने के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसमें आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश को जो बनाया गया वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया। जैसे अभी देख सकते हैं भारत में लैंग्वेज का मुद्दा काफ़ी प्रखर रहा है, काफ़ी मुखर रहा है, मीन्स काफ़ी डोमिनेंट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, तेलुगु आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, तमिलनाडु तमिल के लिए है, उसके बाद मलयालम केरला है, कन्नड़ कर्नाटका है, समझ रहे हैं। तो भाषा एक बहुत बड़ा एक आधार रही है। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया, फर्स्ट स्टेट बनाया गया, आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो भारत में हमें जब नोट्स पढ़ेंगे, जब चीज़ों को समझेंगे, तो हम देख सकते हैं कि स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन आया था, उससे पहले हमारे स्टेट कितने कैटेगरी के थे, उनमें कितनी कैटेगरी थी। उसके बाद फिर देखेंगे कैटेगरी चेंज हुई, उसमें फिर 2 तरह की कैटेगरी आई, एक स्टेट्स आए और एक यूनियन टेरिटरी आए। उससे पहले 4 कैटेगरी थी, अलग कैटेगरी थी, ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है। नोट्स में जाके आप देखिए जरा डिटेल में। और उसके बाद जो बने वो स्टेट्स बने और यूनियन टेरिटरी बनी। और उसके बाद फिर देखेंगे जो नए राज्य का जो बनना शुरू हुआ है, जो नए स्टेट का जो फॉर्मेशन शुरू हुआ है, उस नए स्टेट के फॉर्मेशन में हम देखेंगे अभी हाल में जो राज्य बने हैं, नए राज्यों की बात कौन उठाता है? क्या भारत में नए राज्य बनना जरूरी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नए राज्य के फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहला मुद्दा ये उठता है कि जब नया राज्य बनाया जाता है, नया स्टेट फॉर्म किया जाता है, तो इसलिए फॉर्म किया जाता है ताकि उस एरिया का विकास हो सके, उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल पता चला महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है और उसमें गोवा भी आता है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि उसमें गोवा भी आता है। तो देखिए आप कितना लंबा स्टेट हो गया, कितना बड़ा स्टेट हो गया। और गोवा छोटा स्टेट बना दिया जिसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो गोवा के अगर मुख्यमंत्री चाहें कि मुझे अगर दिन में एक राउंड मारना है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को, तो आराम से मार सकते हैं। वहाँ के जो लोकल, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की जो विकास की समस्याएं हैं, वहाँ की जो डेवलपमेंट है, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो सभी चीज़ को ठीक से मेंटेन कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ा स्टेट होगा, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बना रहता है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता है, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट का प्रोसेस ठीक से नहीं चल पाता है। हर एरिया में रोशनी की किरण वो नहीं पहुंच पाती है, और छोटे छोटे स्टेट में हर चीज आइडेंटिफाई हो जाती है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है वो भी बहुत छोटी होती है वहां, लेकिन जहां बड़ा स्टेट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी उतनी बड़ी होती है। राजस्थान है, बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। तो मसला ये है कि जैसे महाराष्ट्र में अगर हम विदर्भ को नया राज्य बना दें, विदर्भ को हम नया राज्य बना सकते हैं, तो पता चले कि आज जो विकास पुणे और मुंबई में है, उसी तरीके का विकास विदर्भ में भी हो जाएगा, क्योंकि वहां एक कैपिटल बनेगा। कैपिटल जो बनेगा उसका विकास होगा, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनेंगे, सड़कें बनेगी, वहां की पुलिस अलग होगी, वहां का पब्लिक सर्विस कमीशन भी अलग हो सकता है, हो गई, पुलिस सर्विसेज अलग हो सकती है, वहां का कैडर अलग हो सकता है, विकास ही विकास है। और मुझे लगता है जब नए राज्य बनाने की बात उठती है, तो नए राज्य बनाने में सबसे पहले हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जनता से ज्यादा वो इंटरेस्टेड होते हैं। उसके पीछे उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वो सीएम बनना चाहते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो होम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और सिर्फ करना क्या है? करना यह है कि जनता में एक बड़ी स्पीच दे देनी है कि तेलंगाना बन गया तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ एक हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाना।
जो हमारे गांधी जी किया करते थे। गांधी जी की स्टाइल को अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आपको, गांधी जी ने तो पूरा भारत को स्वतंत्र करा लिया अपनी स्टाइल के कारण। तो वो स्टाइल काम करती है। उसके आधार पर तेलंगाना बन सकता है, उसके आधार पे आप विदर्भ को बना सकते हैं, उसके आधार पे आप हरित प्रदेश को बना सकते हैं। देखिए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं हम लोग कि ये राज्य बना सकते हैं, वो राज्य बना सकते हैं। समस्याओं को सोचिए, क्या क्या समस्याएं आती हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे वाटर डिस्प्यूट रहता है, कावेरी का डिस्प्यूट, पता है आपको? जब नया राज्य बनता है तो रिसोर्सेज को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। पहली बात, भाषा के आधार पर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। बेलगाम मेरा है, महाराष्ट्र बोलता है, कर्नाटका बोलता नहीं मेरा है। कावेरी के पानी को लेकर डिस्प्यूट है, रिसोर्सेज को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। रीजनलिज्म की भावना लोगों में आ जाती है, क्षेत्रवाद की भावना आ जाती है। मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और क्या गारंटी इस बात की है कि छोटा राज्य बना दिया जाए तो विकास हो ही जाएगा? यह भी कोई गारंटी नहीं है। किस लिए नया राज्य बनाया जाता है? सिर्फ विकास के लिए, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट के तो और भी तरीके हैं। अगर आपको नया राज्य बना के ही विकास करना है, मुझे तो नहीं लगता उसकी की वही है, उसकी की दूसरी भी हो सकती है। अगर विदर्भ का विकास करना है तो विदर्भ के लिए कमेटी बना दी जाए अलग से, एक वहां के लिए मिनिस्टर बना दिया जाए, वहां के लिए अलग से फंड दे दिया जाए, एक ऑटोनॉमी उसको दे दी जाए, विकास कर सकते हैं। मुझे लगता है नियति साफ होनी चाहिए। अगर हम नए राज्यों की डिमांड की बात करेंगे तो हम बता सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, उनमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, विकास अच्छा है। हम बात कर सकते हैं, हम झारखंड की बात कर सकते हैं कि झारखंड जब प्रदेश नहीं बना था उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उतना अच्छा विकास नहीं था। बिहार का विकास ज्यादा हो रहा था, वो ऐसा एरिया हो रहा था जैसे ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है रेन शैडो एरिया, राइट? हिंदी बोलते वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब उस एरिया में तो बारिश ही नहीं हो पाती थी विकास की, तो उन्हें अलग होना पड़ा। जब वो अलग हुए तो आज वो थर्ड रैंक पे आ गया है। छोटे राज्य की बात करें, केरल छोटा राज्य है, केरल छोटा राज्य है, वहां लिटरेसी आगे है, हेल्थ इंडिकेटर आगे है वहां। लेकिन हम छोटे राज्य की बात करेंगे तो हरियाणा की बात भी कर सकते हैं। हरियाणा में आप देखेंगे तो हरियाणा में देखेंगे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है हरियाणा में। सेक्स रेशियो आपको पता होगा, हमारी सबकी जो है, हम शर्मसार हो जाते हैं वहां के सेक्स रेशियो को देख के। हरियाणा की तो बात कर रहे हैं हम। तो मेरे कहने का मतलब, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि विकास को बड़े बड़े फ्लाईओवर या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या सबको रोजगार देने से विकास मैं नहीं मानता हूं। ये विकास हो सकता है, विकास का माध्यम शिक्षा से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट का माध्यम एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, मेंटेलिटी से जुड़ा हुआ है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप पूछेंगे कि सर आप राज्य के फेवर में, नए स्टेट के फेवर में है या नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए राज्य विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, छोटे छोटे स्टेटों को बनाया जाना, बट राष्ट्र की एकता और अखंडता की, यूनिटी और इंटीग्रिटी की कीमत पे तो नहीं बनाए जाने चाहिए। और नए राज्य का जो विकास का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत वो विस्तृत तरीके से एक वाइड कॉन्सेप्ट में सोचा जाना चाहिए। ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा निष्कर्ष है। जब भी आप ऐसे प्रश्नों को लिखेंगे मुख्य परीक्षा में, मेन एग्जामिनेशन में, तो वहां पे आपको बहुत सारे एविडेंस देने होंगे, बहुत सारी चीजों को बताना होगा। गोवा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकते हैं, केरला का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपको दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों ही बताने होंगे आपको, क्योंकि उसी बेस पे आप एक अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक अच्छा कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। समझ में आपको? तो हम दूसरा टॉपिक भी फिनिश करते हैं। दूसरे टॉपिक में जो मैंने आपको बताया, नए राज्यों का जो प्रोसीजर है ये पूछा जाता है,
नए राज्य कैसे बनाए जाएं, ये भी पूछा जाता है। ये निबंध के पेपर में आता है, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। अब हम बात करते हैं नए राज्यों के बाद बात करते हैं, फिर हम सिटीजनशिप की बात करेंगे। अगला उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो नागरिकता के बारे में आता है, सिटीजनशिप के बारे में आता है। हम जब सिटीजनशिप की बात करेंगे तो सिटीजनशिप में देखेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। और ये जो टॉपिक है ये नोट्स में दिया है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है सिर्फ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो कभी नहीं आते हैं इसमें से, लेकिन फिर भी आप आर्टिकल देख लेना एक बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ध्यान रखना कि जो सिटीजनशिप है उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक है, और 5 से 11 तक का जो आर्टिकल्स हैं उसमें यहाँ से भारत से जाने वाले लोग और भारत आने वाले लोग, ठीक है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, नागरिकता का एक्वायर कैसे की जाती है, सिटीजनशिप को आप एक्वायर कैसे करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे, क्या क्या तरीके हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एक जनरल नॉलेज की बात है, इसके लिए मुख्य परीक्षा में कोई क्वेश्चन आए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक जनरल नॉलेज के टाइप से आपको पता होना चाहिए कि हम नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और लूज कैसे की जाएगी, इसको हम खो कैसे सकते हैं नागरिकता को। और सिटीजनशिप जो एक्ट आए हैं अभी हाल में ही अमेंडमेंट हुआ है वो भी आपको देखना है। ये मुद्दे को एक बार देख लेना है, एट ए ग्लांस में देख लेना है। यहाँ पर एक और मुद्दा आता है जिसे हम ड्वेल सिटीजनशिप बोलते हैं, जिसे हम दोहरी नागरिकता बोलते हैं। ड्वेल सिटीजनशिप का मुद्दा मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ड्वेल सिटीजनशिप के फायदे क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, उनको आपको बहुत स्पेशली तरीके से देखना होगा। ड्वेल सिटीजनशिप को आप देखिए, जब भी कोई एडिटोरियल आता है या कोई डिस्कशन आता है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है ड्वेल सिटीजनशिप का मुद्दा। ड्वेल सिटीजनशिप की जब हम लोग बात करेंगे तो जैसे मान लिया हमने जैसे 16 कंट्रीज हैं उनको हमने ड्वेल सिटीजनशिप दिया हुआ है, जिसमें जैसे अमेरिका है, ठीक है, और जो भी कंट्रीज हैं अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं जहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, जिनको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। डायस्पोरा का मतलब जो भारतीय होते हैं जो विदेश में रहते हैं, PIOs, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन लोगों को हमने ड्वेल सिटीजनशिप दिया हुआ है। ड्वेल सिटीजनशिप हमने सभी लोगों को नहीं दिया हुआ है, कारण उसका ये है कि अगर किसी हम गलत व्यक्ति को अगर हम ड्वेल सिटीजनशिप दे देंगे तो उससे हम नुकसान हो सकता है, कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे मान लिया हमने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को अगर हम ड्वेल सिटीजनशिप दे दिया तो वो अगर यहाँ पे आके रहने लगे तो बम बनाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भले इंसान को हमने अगर अपने घर में बुलाया है, ड्वेल सिटीजनशिप दिया है, तो हमारे लिए वो सरदर्द नहीं बनेंगे, भारत के विकास में, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक कंट्रीब्यूटर की तरह एक अच्छा अपना रोल प्ले करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ड्वेल सिटीजनशिप का मुद्दा आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर जो मुद्दा आता है, उसके बाद जो मुद्दा आता है वो आता है आपका फंडामेंटल राइट्स का। उसके बाद हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करेंगे, मौलिक अधिकारों की जब हम बात करेंगे, हाँ एक चीज़ मैं इससे पहले थोड़ा सा और बता दूं, मौलिक अधिकारों से पहले एक और बता दूं, वो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब हम स्टेट की बात कर रहे थे तो उसमें एक मुद्दा मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, जिसमें हम कुछ राज्य ऐसे हैं भारत में, राज्यों के बारे में आपको पढ़ना होगा कि हम विशेष राज्य का दर्जा कब देते हैं, हम किसी स्टेट को स्टेटस, स्पेशल स्टेटस कब देते हैं। जैसे संविधान में 370 का स्टेटस दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, उसी तरीके से कभी कभी कुछ स्टेट जो हैं स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। तो स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है ये जरा सोचें आप। स्पेशल स्टेटस का दिया पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जा सकता है, अगर वो बॉर्डर स्टेट हो तो दिया जा सकता है, ऐसे आधार हैं, थोड़ा देखिए आप इनको। एक मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है दिल्ली को लेकर। हमारे यूनियन टेरिटरी 7 है, उन यूनियन टेरिटरी में दो को स्पेस थोड़ा दो अलग टाइप के हैं, क्योंकि वहां लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जैसे पौंडीचेरी है, जैसे दिल्ली है। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अभी आप देखेंगे कि जो दिल्ली है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मोदी जी के पास में है, पता होगा आपको। लॉ एंड ऑर्डर मोदी जी के पास में है, अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा
कि बीच में वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और अरविंद केजरीवाल हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होता रहता है, अक्सर आपने देखा होगा। अगर आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो इस मुद्दे को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। हमें जब संविधान को पढ़ना है तो बारीकियों को समझना होगा, हमें जानना होगा, हमें संविधान की स्टडी करनी होगी, चीज़ों को टटोलना होगा, देखना होगा कि क्या है ये। देखें, ये किसी भी स्टेट में जब सीएम को अपॉइंट किया जाता है तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर उनको अपॉइंट करता है, और अदर मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं विद द एडवाइस ऑफ सीएम, उनके एडवाइस पर अदर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। और जितने भी राज्य हैं सब संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें ऑटोनॉमी मिली हुई है। दिल्ली को नहीं है, दिल्ली को कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो एक विधानसभा है वहां, लेकिन उसको कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, क्योंकि वहां के सीएम का जो अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति करता है, गवर्नर नहीं करता है। वहां के सीएम को अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। प्रेसिडेंट साहब दोनों को ही अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट किसकी सिफारिश पे काम करते हैं तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है भाई, सीएम अगर दूसरी पार्टी का आ भी गया तो लेफ्टिनेंट साहब तो हमारे ही होंगे ना। तो दिल्ली पे एक तरीके का अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से पूरा कब्जा है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। डीडीए को जानते हैं आप? डीडीए क्या होता है? डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप देखेंगे तो डीडीए पे भी यूनियन गवर्नमेंट का ही कब्जा है। दिल्ली सरकार को ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं है, और अरविंद केजरीवाल ने यही तो मुद्दा छेड़ रखा है अभी। और दिल्ली सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, ये ध्यान रखना आप। और सीएम के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात मानी जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी मन में सोचते होंगे कहां के सीएम बने यार, वो भी दिल्ली के। क्यों? सीएम भी कहां के बने? दिल्ली के। और वो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो कंप्लीट स्टेट बना दिया जाए उसको, तो अरविंद केजरीवाल को फायदा है। बट हो सकता है ऐसा, बट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां संसद भी है ना, सरकार भी, केंद्र सरकार भी वही है, और स्टेट गवर्नमेंट भी वही है। तो उनके बीच विवादों, उनके बीच डिस्प्यूट ज्यादा रेज होने लगेंगे। ये मेन मुद्दा है। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए जाओ, इस मुद्दे पे स्पेशली काम करना। अगर आप 2015 के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तब की बात कर रहा हूं, 16 में जा रहे हैं तो अलग बात है। तब तक बीच में अगर कोई और जंग छिड़ती है, क्योंकि उनका नाम ही आपको पता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि उनके नाम के साथ कोई डिस्प्यूट है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं बता रहा हूं कि जो दोनों के बीच में जो जंग छिड़ जाती है, एक हमारे ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में, और हमारे सीएम साहब उनके बीच में, मुझे लगता है कि कभी भी हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी अपनी पावर को लेके लोग लड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या हमारे अरविंद केजरीवाल साहब हों, सबको जनता के लिए काम करना है। और मैं तो कहता हूं कि जनता के लिए मिलके काम करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि अपने आपस में डिस्प्यूट हो या आपस में लड़ाई करते रहें। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। नियति साफ होनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा कहना है आपसे। ये मुद्दा मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने कहा चलो ये भी डिस्कस कर देता हूं। अभी हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। देखो, अधिकारों की अगर हम बात करेंगे, व्यक्ति के लिए अधिकार बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति के लिए अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति कभी भी ठीक से जी नहीं पाएगा, वो ठीक से रह नहीं पाएगा, ठीक से अपना विकास नहीं कर पाएगा।
कुछ आदमी के मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों की बात हम करेंगे। इंग्लैंड में बात की गई थी मैग्ना कार्टा में। हमारा जब देश आजाद हुआ नहीं था, उससे पहले जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, उससे पहले की बात कर रहा हूं, 1928 में, जहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। हमारी जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। तो उसमें पहले से बता दिया गया था, हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। देश जब हमारा बना तो देश में संविधान बनाया गया। देश में जब संविधान बनाया तो उसमें फंडामेंटल राइट जोड़ दिए गए। फंडामेंटल होता क्या है? फंडामेंटल किसे कहते हैं? स्कूल जाना, बोलना, पढ़ना, पानी पीना, ये सब मौलिक अधिकार हैं आपके। ये मौलिक हैं। ये अगर अधिकार, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं, जैसे सांस लेने का अधिकार है। आपको जो ब्रीदिंग का राइट्स है, अगर सरकार इस पर टैक्स लगाना चाहे तो लगा सकती है। सरकार को अगर अपना पैसा बढ़ाना है, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में लगा सकती है कि भाई जो जितना सांस लेगा, जितना ब्रीथ करेगा, उसको पैसा देना होगा उतना। फिर हर साल आपको रिन्यू कराना होगा, और जब आपका रिन्यू का डेट आ जाएगा तो उससे पहले आपके पास नोटिस आ जाएगा, भाई रिन्यू करा लीजिए आप। और सरकार बहुत सारा पैसा छाप सकती है। या आपको खाना खाने के अधिकार पे भी आप पे टैक्स लगाए जा सकते हैं कि जो आदमी जितना खाएगा उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। और खाने पे तो वैसे दे ही रहे हैं, अभी दे ही रहे हैं। चावल खरीदते हैं तो आप सर्विस टैक्स पे करते हैं, अनाज खरीदते तो करते हैं ना, वो तो है ही। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है पर थाली के हिसाब से, कि जो आदमी जितनी थाली खाएगा, रसगुल्ले के हिसाब से, लड्डुओं के हिसाब से, ऐसा भी हो सकता है। या जो आदमी जितना पानी पिएगा, पानी के हिसाब से, पर बोतल के हिसाब से आपको देना पड़े, पर बोतल के हिसाब से भी आप दे रहे हैं आप। लेकिन हाँ, वो अगर आप पे डायरेक्टली फोकस किया जाए, एक इंस्पेक्टर पहले से ही खड़ा हो देखने के लिए आप कितना दिन में खाना खा रहे हैं, कितना आप, राइट। लेकिन सरकार को फिर उसके लिए उस हिसाब से इंस्पेक्टर भर्ती करने पड़ेंगे, उस हिसाब से लोगों को स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, हर घर पे नजर रखनी पड़ेगी कौन कितना खा रहा है, कौन कितनी चाय पी रहा है। वो थोड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है सरकार चाहे तो, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मौलिक है, वो आपके मौलिक अधिकार है आपके। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें गॉड ने दिए हैं, गॉड गिफ्टेड है, वो उन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता है। और अधिकारों का भी विकास होता रहा है, अधिकारों का भी डेवलपमेंट होता रहा है समय समय के हिसाब से अधिकार बदलते रहे हैं। और अधिकार नहीं होंगे तो आप अपना विकास कभी कर ही नहीं सकते। अधिकार तो जरूरी है आपके लिए, और यही बात सोच के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अधिकार डाल दिए, और वो भी फंडामेंटल्स। राज्य के विरुद्ध है, आपके स्टेट के अगेंस्ट। फंडामेंटल राइट्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, पार्ट 3 में। और हमने जो बोरो किया है वो कहां से किया है? यूएसए से। वहां से जो हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है, हमारे यहां संविधान में लिख दिए गए हैं। वहां वो एब्सोल्यूट है, प्रतिबंध नहीं उन पे कोई। हमारे यहां लिमिटेशंस हैं, हमारे यहां प्रतिबंध है, प्रतिबंध लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है? स्टेट, इंडिविजुअल। आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता आपसे। हमारा जब संविधान बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पहले से समझ में आया था कि यदि हमारी सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को डिलीट मार सकती है, उनमें अमेंडमेंट करके उनको निकाल सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले से ही आर्टिकल 13 जोड़ दिया। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है
कि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। अगर वो बनाया भी जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप वो लागू नहीं होगा। हमें एक सुरक्षा दी गई है, हमें एक प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद देखेंगे किसके खिलाफ दिया गया है? स्टेट। स्टेट होता क्या है? स्टेट किसे कहते हैं? आपने कहीं देखा है? हमने भी नहीं देखा, मुझे लगता है आपने भी नहीं देखा होगा। बट हम देख सकते हैं। किस रूप में? संसद के रूप में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रूप में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के रूप में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के रूप में, म्यूनिसिपैलिटीज के रूप में। हम देख सकते हैं यस, ये स्टेट है। और स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को वायलेट किया जाता है तो हमें गारंटी दी गई संविधान में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सिखाया गया है कि आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं आपने मौलिक अधिकारों के वायलेशन के लिए, आपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, 226 में जा सकते हैं। आपको मौलिक अधिकारों का वहां पर रेमेडीज मिलेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक आर्टिकल भी जोड़ा गया है 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया, ये संविधान की आत्मा है 32। स्टेट होता क्या है? स्टेट किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया। और जब भी हमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा हम जुडिशरी के पास जाएंगे और जुडिशरी हमें उसका रेमेडीज देगी। बट क्या जुडिशरी भी फंडामेंटल राइट्स में, क्या जुडिशरी भी कम्स अंडर स्टेट? यस, जुडिशरी भी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती, वो भी स्टेट है। ध्यान रखिएगा, वो भी स्टेट है।